हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। एमए प्रीवियस ईयर इतिहास का फर्स्ट पेपर जिसका एग्जाम आपके 7 मार्च को होने वाला है। यूनिवर्सिटी आपको पता ही है, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, और पेपर का नाम है हिस्ट्रियोग्राफी कंसेप्ट मेथड्स एंड टूल्स। पिछले वीडियो सेशन में हम इस पेपर के महत्वपूर्ण 100 अति लघुतरात्मक प्रश्न देख चुके हैं, और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण लघुतरात्मक प्रश्न। टोटल 50-60 प्रश्न हैं, उसको हम देखने वाले हैं। हमारे आपने पैटर्न देख लिया होगा, बोर्ड एग्जाम का पैटर्न आपने देख लिया है। उसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो 5 प्रश्न हैं वो आंतरिक विकल्प वाले यानी कि अथवा में आने वाले हैं, और पांचों प्रश्न जो हमें हैं ये लघुतरात्मक प्रश्न करने हैं, और जिसके उत्तर हमें 50 शब्द में लिखने हैं। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इतिहास के स्वरूप के बारे में हेगल के विचार लिखिए। हेगल जो इतिहासकार है, इसके विचार आपको बताने हैं कि इतिहास के स्वरूप पर हेगल ने क्या विचार दिए। सबसे पहले बात करूं हेगल की, तो इसका पूरा नाम था जॉर्ज विल्हम फ्रेडरिक हेगल। ये जर्मन फिलोसोफर था, दार्शनिक था एक जर्मनी का। इसका जीवन काल देख सकते हो 1770 से 1831। इतना इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। हेगल का इतिहास पर क्या विचार था, इतिहास के स्वरूप पर। हेगल के अनुसार इतिहास की व्याख्या द्वंदात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए, और हेगल द्वंदात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। और हेगल का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, वो आप नाम ध्यान रख सकते हैं, साइंस ऑफ लॉजिक, जो 1812 में लिखा गया था। हेगल ने जो है इस ग्रंथ की रचना की थी। हेगल का विचार है कि बुद्धि ही विश्व का शासन करती है। बुद्धि है ये विश्व का शासन करती है, इसलिए वैश्विक इतिहास एक बुद्धि संगत प्रक्रिया है। यानी कि इसने इतिहास को कहा है एक बुद्धि संगत प्रक्रिया। हेगल को आप याद रखिए बुद्धि संगत प्रक्रिया के रूप में। इसने जो है इतिहास कैसा बताया है, बुद्धि संगत प्रक्रिया है। इतिहास एक बुद्धि संगत प्रक्रिया है। हेगल ने इतिहास के स्वरूप को समसामयिकता युक्त तर्क मानते हुए बतलाया है कि तार्किक प्रक्रिया के द्वंदात्मक व विरोधात्मक होने के कारण, अर्थात वाद प्रतिवाद संवाद के कर्म पर आश्रित होने के फलस्वरूप इतिहास की प्रक्रिया द्वंदात्मक व विरोधात्मक होती है। हेगल ने इतिहास के स्वरूप को एक बुद्धि संगत प्रक्रिया के रूप में, किंतु प्रकृति के भिन्न स्वरूप में जो है स्वीकार किया है। उसने कहा कि इतिहास का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रकृति जो है वो रेखावत चलती हो, और आवृत्तियों में भी नवीनता बनी रहे। इस प्रकार आप हेगल पर एक जो है प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, और इससे संबंधित जो है प्रश्न आ सकता है। हालांकि बड़े प्रश्न में भी हम देखने वाले हैं निबंधात्मक प्रश्न हेगल का। और दूसरा प्रश्न है, जॉन डीवी ने इतिहास के स्वरूप के संबंध में क्या बतलाया था। जॉन डीवी ने जो है इतिहास के स्वरूप के संबंध में क्या कहा था। जॉन डीवी की मान्यता अनुसार इतिहास का जो स्वरूप है वो निरंतर परिवर्तनशील है, यानी कि बदलता रहता है, और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार सदैव जो है वो विकसित होता रहा है। विकसित होने पर उसका जो स्वरूप है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। अतः अध्ययन की सुविधा के लिए उसके जो स्वरूप हैं उनको हम छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन करने में जो है सुगमता रहती है। यानी कि बड़ा भाग है, इस कारण उसको जो है अलग अलग भागों में बांटकर हम उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। इस आशय से वह इतिहास के स्वरूप निर्माण में इतिहासकार की भूमिका को जो है महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इतिहासकार ही है जो आपके इस इतिहास को छोटे छोटे स्वरूप में जो है बांटता है। इतिहास अतीत का अध्ययन है, स्पष्ट कीजिए। इतिहास का मुख्य कार्य क्या है। अतीत का स्मरण कराना, उनका पुनर्मूल्यांकन करना, उसकी पुनः व्याख्या करना है। यह अतीत को वर्तमान की समझ के योग्य बनाता है। इतिहासकार प्राय वास्तविक अतीत से संबंध रखते हैं। वे लिखित तारीख के कठोर नियमों से चिपके रहते हैं। इतिहास में तथ्यों को महत्व दिया जाता है, परंतु स्वयं तथ्य स्वयं नहीं बोलते हैं। ऐसी स्थिति में तथ्यों के बजाय अनुभव जो है वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तथ्यों के संबंध में एक इतिहासकार है कार्ल बेकर। कार्ल बेकर के विचार लिखिए। बेकर का मत है कि व्यक्ति का मस्तिष्क ही तथ्यों का स्थान है। व्यक्ति का मस्तिष्क ही तथ्यों का स्थान है। ऐतिहासिक तथ्य अतीतकालीन घटना नहीं है, अपितु एक प्रतीक है। ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो एक प्रतीक है जो हमें कल्पना द्वारा उसके पुनर्निर्माण में समर्थ बनाती है। यानी उसी तथ्यों के आधार पर हम कल्पना करके जो है इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहास में कोई घटित होने वाली घटना प्राय वास्तविक घटना नहीं होती, वास्तविक घटना होती है। कोई भी घटना घटी है वो वास्तविक घटना होती है, परंतु वही घटना समय निकल जाने पर एक धूमिल चित्र के समान रह जाती है, जिसे तथ्य के रूप में
तथ्य के नाम से जो है जाना जाता है, यानी पुरानी घटना है तो फिर वो फैक्ट के रूप में जानी जाएगी। साक्ष्य और तथ्य में अंतर बताइए। ये छोटे प्रश्न में भी हमने देखा था और लघुतरात्मक प्रश्न में भी इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। वैसे तो सामान्यतः तथ्यों को ही साक्ष्य कहते हैं। साक्ष्यों का अन्वेषण नहीं अपितु खोज की जाती है। साक्ष्यों तथा उसकी व्याख्या की अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया को इतिहास कहते हैं। इतिहास के अध्ययन के आधार तथ्य ही हैं, क्योंकि तथ्यों के आधार पर ही इतिहास निर्मित होते हैं। मानव जाति की पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभावित होने वाले वे कार्य जो समय पर किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो तथ्य कहलाते हैं, फैक्ट्स कहलाते हैं। तथ्यों की व्याख्या साक्ष्यों के आधार पर होती है। साक्ष्यों के आधार पर जो है इन तथ्यों की व्याख्या होती है। क्लार्क एक इतिहासकार है। क्लार्क ने भी जो है तथ्यों की पुष्टि साक्ष्यों से करना उचित माना है। कारण की अवधारणा लिखिए। हालांकि कार्य कारणता का जो सिद्धांत है, कारणवाद का सिद्धांत जो है, इस पर एक बड़ा प्रश्न भी आने वाला है। यानी कि इतिहास में कोई घटना घटी है तो उसके पीछे क्या कारण है, कारण का जो है महत्व है या नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न जो है एक बड़ा प्रश्न भी आने वाला है। तो इस पर छोटा प्रश्न तो आप देख ही लीजिए। कारण की जो अवधारणा है, इस पर सर्वप्रथम अरस्तु ने कहा कि कारणों के अभाव में किसी घटना अथवा कार्य का होना संभव नहीं है। यानी कि कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता ही है। इतिहास के जो जनक हैं हेरोडोट्स, हेरोडोट्स को भी कारण कार्य संबंध की अवधारणा में रुचि थी। यानी कि कार्य कारण की जो संबंध है उसमें रुचि थी। और एक इतिहासकार कॉलिंगवुड है। कॉलिंगवुड ने भी 18वीं सदी में कारण का सही अर्थ लगाया था। मोंटेस्क्यू ने भी उत्थान पतन के लिए नैतिक नैतिक भौतिक तथा सामान्य कारणों को उत्तरदायी ठहराया। यानी कि कोई भी घटना होती है, कोई भी किसी राजा का उत्थान होता है या पतन होता है तो फिर उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। यानी कि नैतिक हो चाहे भौतिक हो चाहे सामान्य हो, कोई न कोई कारण जो है वो उत्तरदायी रहता है। 20वीं सदी के इतिहासकारों की मान्यता है कि किसी भी घटना के कारण जो है वो क्रमबद्ध होते हैं। यानी कोई भी कारण होते हैं वो लगातार निरंतर होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं। कार्य घटना का संबंध कारण से अवश्य होता है। कोई भी घटना, कोई भी कार्य हुआ है उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। इस प्रकार के बड़े प्रश्न में जो है हमें और जो है ज्यादा इतिहासकारों के मतों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और एक और सिद्धांत है देवी नियोजन सिद्धांत। यानी कि इसमें वो कार्य कारण के बिल्कुल ये उल्टा हो गया सिद्धांत। यानी कि कार्य कारण में तो क्या था कि किसी भी घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है, लेकिन इसमें कोई कारण नहीं होता है। ये सीधा मान लेते हैं कि ये तो सिर्फ वो लेख लिखा हुआ है भगवान का, यानी कि ये तो देवता ने ऐसा किया है, यानी कि वो मान लेते हैं। देवी योजना सिद्धांत बोलते हैं इसको। यानी ये सब नियति यानी भाग्य किस्मत के ऊपर जो है, इसमें कोई कारण नहीं है। उत्तर क्या है इसका? इसे नियतिवादी कारणत्व का देवी नियोजन सिद्धांत भी कहते हैं। देवी योजना कारणत्व के सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है जो ये बतलाता है कि भाग्य ही जो है क्या है, इतिहास का निर्माण करता है। यानी कि कोई कारण नहीं, भाग्य ही जो है वो इतिहास का निर्माण करता है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक की बात करें तो मिस्र, बेबीलोन और यूनानी इतिहासकारों ने महान नायकों, पुरोहितों और राजाओं के योगदान के महत्व को स्वीकार किया है, किंतु जिन कारणों की वे व्याख्या नहीं कर सके उसको किसके भरोसे छोड़ दिया? ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। यानी कि इसके पीछे कोई कारण नहीं है, ये तो ईश्वर ने चाहा इसलिए हो गया। कारणों के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहता है इस कार्य कारण सिद्धांत के संबंध में? मार्क्सवादी सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने चलाया था। कार्ल मार्क्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मार्क्स के आर्थिक कारणों को इतिहास की आधारशिला माना जाता है। मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते हुए वर्ग संघर्ष को स्वीकार किया, क्योंकि उसने उत्पादन के मूल कारण के रूप में उसको स्वीकार किया है। उसका मानना है कि वर्ग संघर्ष का कारण भी आर्थिक है। इसी तरह इतिहास घटना तथा कार्यों के पीछे आर्थिक कारण ही होते हैं। यानी मार्क्स जो कारण बताएगा वो सिर्फ आर्थिक कारण ही बताएगा। क्रोचे के अनुसार इतिहास क्या है? क्रोचे के अनुसार ऐतिहासिक ज्ञान मानव ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ रूप है। ऐतिहासिक जो ज्ञान है वो मानव ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ रूप है। मनुष्य को जो है ऐतिहासिक ज्ञान होना चाहिए तथा यह दर्शन में विलीन हो जाता है। विको ज्याम्तिस्ता विको कल हमने पढ़ा था। तथा डिल्थे का अनुसरण करते हुए वह कहता है, कौन? क्रोचे कहता है कि मनुष्य प्रकृति के परिमंडल की अपेक्षा स्वयं अपने परिमंडल को अधिक गहराई से समझता है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक ज्ञान के सापेक्षतावाद तथा इससे वैज्ञानिक ज्ञान के यथार्थवादी स्वरूप के पार्थक्य पर बल देकर वह
ऐतिहासिक ज्ञान की विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। इतिहास संस्कृतियों का इतिहास है, स्पष्ट कीजिए। स्पेंगलर एक महान इतिहासकार था। उसके अनुसार इतिहास से तात्पर्य मानव संसार के स्वभाव से है, न कि प्राकृतिक संसार से। यानी कि मानव जो संसार है, मनुष्यों का संसार, उसी से संबंधित है इतिहास। यानी कि संस्कृतियों से रिलेटेड जो है ये है। ये किसका कहना है? स्पेंगलर का कहना है। यानी कि प्राकृतिक जो प्रकृति है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। वह संपूर्ण मानव इतिहास को 8 प्रमुख संस्कृतियों तथा सभ्यताओं में विभाजित करता है। स्पेंगलर ने जो है संपूर्ण मानव इतिहास को 8 प्रमुख संस्कृतियों और सभ्यताओं में विभाजित किया है। मिस्री, चीनी, प्राचीन सामी, भारतीय, ईरानी, यूनानी, रोमन तथा पाश्चात्य। इनमें से प्रत्येक का एक मूलभूत प्रतीक है। सभी संस्कृतियां एक दूसरे से भिन्न हैं तथा उनके स्वयं के निर्मित मूल्य होते हैं। यानी कि सभी की जो है अलग अलग संस्कृतियां हैं। रोम की ऐतिहासिक परंपरा का उल्लेख कीजिए। लैटिन भाषा का साहित्य अत्यंत समृद्ध है। इससे ऐतिहासिक घटनाओं की पूरी जानकारी मिलती है। रोमन इतिहासकारों ने इतिहास की रचना आधुनिक दृष्टिकोण तथा वैज्ञानिक प्रणाली से की। यदि यह कहा जाए कि इतिहास लिखने की आधुनिक प्रवासी का जन्म रोमन इतिहासकारों द्वारा ही किया गया तो अत्युक्ति नहीं होगी। यानी कि आधुनिक प्रवासी का जो जन्म है, आधुनिक इतिहास लिखने की शुरुआत जो है वो आधुनिक में रोमन इतिहासकारों ने की थी। यानी कि रोमन सबसे पहले इतिहासकार हैं। पोलिबियस रोम का प्रथम इतिहासकार था और ये व्यक्ति है पोलिबियस, ये रोम का इतिहासकार है। लिवी रोम का सबसे बड़ा इतिहासकार है और सबसे बड़ा इतिहासकार बात करें रोम का तो वो है लिवी, जिसने रोम का इतिहास लिखा है। लिवी द्वारा लिखित रोम का इतिहास विश्व की सफल ऐतिहासिक रचनाओं में माना जाता है। यानी लिवी ने जो रोम का इतिहास लिखा है वो सबसे सफल रचना है विश्व की ऐतिहासिक रचना। चीनी इतिहास लेखन की परंपरा का परिचय दीजिए। चीनी चिंतन में प्रत्येक अध्ययन तथा ज्ञान की समीचीनता उसकी व्यावहारिक उपादेयता पर आश्रित मानी जाती है। किसी भी अभिकथन तथा विश्वास का सामाजिक संदर्भ में क्रियान्वयन चीनी दृष्टिकोण के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। और चीन के एक प्रमुख विद्वान हुए हैं दर्शनवादी कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस के मत में जानने की सार्थकता तभी है जब वह कर्म को किसी प्रकार से प्रभावित करने में समृद्ध हो। चीनी चिंतन की प्रवृत्ति प्रारंभ से ही समाज को मनुष्य से अधिक महत्वपूर्ण मानती रही है। मनुष्य की श्रेष्ठता का प्रमुख प्रतिभान उसके द्वारा अपने विभिन्न सामाजिक संबंधों का सम्यक निर्वाह करना है। चीन का पहला इतिहासकार था सुमा चियन। सुमा चियन था और इसने एक किताब लिखी थी सीएचई। ये इसकी इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है ये सीएचई। प्राचीन भारतीय लेखन परंपरा की विवेचना कीजिए। तो प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की कोई परंपरा नहीं थी, परंतु उत्कृष्ट साहित्य रचनाओं के माध्यम से अतीत की घटनाओं का चित्रण किया जाता रहा है। महाभारत व पुराणों में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है। वैदिक साहित्य ऋग्वेद है, संहिता, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद। इतिहास तथा पुराण का उल्लेख जो है वो पंचम वेद के रूप में किया गया है। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इसमें बुद्ध के जीवन तथा उनके उपदेशों का जो विवरण है वो मिलता है। जैन साहित्य सिंहासन द्वास त्रिशंका, बेताल पंच विसंति, माधवानल काम कंदला में ऐतिहासिक घटनाओं का जो वर्णन है वो मिलता है। और भारतीय रचनाओं में देख लें कल्हण की रास्तरंगिणी, नव सहसांक चरित, पृथ्वीराज रासो और विल्हण का विक्रमांक देवचरित, ये ऐतिहासिक काव्य हैं। और भारत के सभी प्रांतों में भी जो है ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए हैं। अमीर खुसरो का परिचय दीजिए। अमीर खुसरो अपने समय का महान कवि था। इस्लाम धर्म का पालन करते हुए भी वह धार्मिक पक्षपात से दूर था। शेख निजामुद्दीन औलिया का ये जो है शिष्य था। हिंदू धर्म से भी इसको जो है थोड़ा लगाव था। वह गद्य और पद्य दोनों में ही जो है अपनी जो है को कविताएं वगैरह लिखता था। उसने ऐतिहासिक कविताएं भी लिखी है और इनकी 99 पुस्तकों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 22 पुस्तकें ही उपलब्ध है। खुसरो की ऐतिहासिक रचना है किरानुसादेन, तारीख अलई तथा तुगलकनामा भी इसी की रचना है।
जिसमें अलाउद्दीन खिलजी तथा गयासुद्दीन तुगलक के समय का इतिहास जो है वो लिखा गया है। किरानुसादेन जो है ये अमीर खुसरो की ऐतिहासिक रचना है। इसके अलावा तारीख अलई और तुगलकनामा जो है वो इसकी रचना है। एक और इतिहासकार है जियाउद्दीन बर्नी। इस पर अब बड़े बड़े प्रश्न कल छोटे देख लिए थे, आज थोड़े बड़े प्रश्न देख लो 50 शब्द में। बर्नी एक इतिहासकार था, मोहम्मद बिन तुगलक का दरबारी था। उसने ये तारीख फिरोजशाही ग्रंथ लिखा था और अपने ग्रंथ में इतिहास की सत्य घटनाओं का ही वर्णन किया है इसने। वह स्वयं लिखता है कि जो कुछ मैंने इतिहास लिखा है वह सच सच लिखा है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। जियाउद्दीन बर्नी के इतिहास की एक विशेषता है कि उसने समस्त घटनाओं का उल्लेख एक विशेष दृष्टिकोण से किया है। राजनीति में भी उसका दृष्टिकोण धार्मिक ही रहा है। धार्मिक दृष्टिकोण से जो है इसने पूरा इतिहास लिखा है। बर्नी ने अपने ग्रंथ को अपने जीवन के अंतिम समय में पूरा किया था। बर्नी ने अपने इतिहास में विशेषकर उच्च वर्ग का ही वर्णन किया है। उसने जो है एक ग्रंथ लिखा था फतवा ए जहांदरी। जहांदरी जो है इसने ग्रंथ लिखा था फतवा ए जहांदरी। आईने अकबरी अकबर के समय की ऐतिहासिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है, स्पष्ट कीजिए। अकबरनामा का यह तीसरा भाग है आईने अकबरी। अकबरनामा या आईने अकबरी का जो लेखक है वो है अबुल फजल। इस पुस्तक में बाबर से लेकर अकबर के 46 वर्षों तक के शासनकाल का जो है वर्णन है। यह ग्रंथ जो है 5 जिल्दों में विभाजित है, यानी कि जो तीसरा भाग है आईने अकबरी जो है ये 5 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग यानी कि प्रथम जो दफ्तर है, भाग को दफ्तर बोलते हैं। प्रथम दफ्तर में अकबर के परिवार, दरबार, राजकोष, टकसाल, प्रशासन की जानकारी दी गई है और दूसरे में राज्य कर्मचारियों, सैनिक अधिकारियों का वर्णन है, उसके वेतन से संबंधित सारे मामले हैं। और तीसरे दफ्तर में न्याय और प्रशासनिक विभाग के नियम हैं और इसी में भू राजस्व का वर्णन भी है, भू राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी। और चौथे में जो है सामाजिक स्थिति का वर्णन है और पांचवें दफ्तर में नैतिक कथन है। अकबर के जो है वो सुविचार वगैरह हैं, उसमें नैतिक कथन और सम्राट के विभिन्न जो विचार हैं यानी कि अकबर के विचार जो है इसमें पांचवें दफ्तर में है। इस प्रकार आईने अकबरी अकबर के शासनकाल की विस्तृत जानकारी देता है। और एक फ्रांस का आपने यात्री का नाम सुना होगा, जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। ये फ्रांसीसी यात्री था और उसने अपने यात्रा विवरण में भारत के विषय में विस्तृत जानकारी दी है और ये खुद जो है हीरे का व्यापारी था। उसने मुगल साम्राज्य के प्रमुख अमीरों के बारे में जो है जानकारी दी है। अपने यात्रा वर्णन में जो है इसने इन प्रमुख मुगल अमीरों के बारे में लिखा है। उसने भारत की आर्थिक स्थिति का वर्णन भी किया है तवर्नियर ने। उसने बताया कि बंगाल में कासिम बाजार सिल्क का प्रमुख जो है केंद्र था। कासिम बाजार जो है वो सिल्क का प्रमुख केंद्र था। और इसने ये भी बताया कि व्यापारियों के जो कारवे हैं उसमें लगभग 12,000 तक जो है बैलगाड़ियां होती थी। कल हमने ईरान के एक ग्रंथ के बारे में भी बात की थी, अवेस्ता, जिससे हमें ईरान के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है। एक धार्मिक ग्रंथ है अवेस्ता, जिसे 1000 ईसा पूर्व में जरथुष्ट्र ने जो है नामक एक सुधारक ने मूलभूत रूप में परिवर्तन कर नवीनीकरण किया था। इसका जो नाम है वो क्या है? जरथुष्ट्र। जरथुष्ट्र नामक धर्म सुधारक ने मूलभूत रूप में परिवर्तन कर नवीनीकरण किया था। यानी कि एक धार्मिक ग्रंथ है। जैसे भारत में आपके महात्मा बुद्ध वगैरह हुए हैं, उसी प्रकार से ईरान में जो है ये जरथुष्ट्र हुए हैं, प्रमुख दर्शनवादी जो हैं। यह ईरानी इतिहास की जानकारी देता है, यानी ईरानी इतिहास की जानकारी का यह प्रमुख स्रोत है अवेस्ता ग्रंथ। इसके 4 भाग हैं, यानी कि अवेस्ता ग्रंथ 4 भागों में है, जैसे यख, विरुपेरेद, बेंदीदाद और यष्ट। और यह ग्रंथ जो है 12,000 पशुओं की खालों पर लिखा हुआ है, यानी मृत पशुओं की जो चमड़ी होती है उस चमड़ी पर जो है 12,000 पशुओं की चमड़ी पर यह लिखा गया ग्रंथ है, यानी बहुत ही पुराना है, 1000 ईसा पूर्व। जरथुष्ट्र के उपदेशों का सार लिखे, यानी कि इसने कौन कौन से उपदेश दिए थे, है इसी अवेस्ता ग्रंथ में इसके उपदेश हैं। प्राचीनतम ईरानियों का धर्म भारत के ऋग्वैदिक धर्म के समान ही था। वैदिक आर्यों के समान वे देवों तथा असुरों की उपासना करते थे। वैदिक धर्म के समान उनके देवताओं की संख्या भी कितनी थी? 33 थी और वे मूर्ति पूजा से भी अनभिज्ञ थे। जरथुष्ट्र का धर्म जो है वो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान पर आधारित था। यहूदी धर्म ने यह दावा शायद ईरानी संपर्क में आने के बाद किया था। जरथुष्ट्र ने आर्यों के समान पशु बलि जैसी प्रथा का विरोध किया था। उसने बहुदेववाद का विरोध तथा एकेश्वरवाद का प्रचार किया। उन्होंने केवल अहुर मजदा की सत्ता स्वीकार की, यानी वे अग्नि, पृथ्वी, वायु तथा जल को पवित्र मानते थे। ईरानी कला की विशेषताएं लिखिए। ईरानी एक विशाल
साम्राज्य के स्वामी थे, वे सुंदर वस्तुएं जो है पसंद करते थे, इसलिए वे शानदार मकानों में रहते थे, साफ सफाई का ध्यान रखते थे, अपने शरीर पर बहुमूल्य आभूषण धारण करते थे, निवास स्थान को सुंदर फर्नीचर, दरियों, पदों और भांति भांति के पात्रों से सजाते थे। जहां पर रहते थे वहां पर जो है बहुत ज्यादा साफ सफाई रखते थे। लेकिन इन सभी वस्तुओं के लिए विदेशियों पर ही निर्भर रहते थे। सारी जो चीजें हैं ये यहाँ पर नहीं रहती थी, ईरान में नहीं मिलती थी, सबको जो है सबका जो है आयात किया जाता था। वास्तुकला में भी उनकी रुचि थी। मिस्री और यूनानी कलाकार उनकी सेवा में रहते थे। उन्होंने यूनानियों, मिस्रियों, लीडियनों, असीरियनों तथा बेबीलोनियों को जो है से भी कुछ बहुत कुछ सीखा था। काम्टे का जो सिद्धांत है प्रत्यक्षवाद, इसकी विवेचना कीजिए। काम्टे को प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। उनकी सभी अवधारणाएं प्रत्यक्षवादी सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्यक्षवाद का अर्थ क्या है? वैज्ञानिक। काम्टे ने बताया है कि प्रत्यक्षवाद का अर्थ है वैज्ञानिक। उनका मानना है कि समग्र ब्रह्मांड परिवर्तनीय तथा प्राकृतिक नियमों द्वारा नियंत्रित है। अपरिवर्तनीय यानी कि परिवर्तनशील नहीं है, अपरिवर्तनीय है यानी कि ब्रह्मांड जो है वो बदल नहीं सकता, वो एक ही तरह का रहेगा। अपरिवर्तनीय है यानी कि स्थायी है। अगर इसे समझना है तो हमें धर्म का नहीं, वैज्ञानिक नियमों को ही आधार बनाना चाहिए। इसमें कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार परीक्षण, निरीक्षण, प्रयोग तथा वर्गीकरण पर आधारित विधियों द्वारा निष्कर्ष ही प्रयोगवाद है। प्रत्यक्षवाद तात्विक विचारों का बहिष्कार करता है। प्रत्यक्षवाद एक विचार तथा प्रणाली है। और एक मार्क्स का सिद्धांत देखा था, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मार्क्स ने चलाया था। इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। मार्क्स का मानना है कि भौतिक पदार्थों के अतिरिक्त प्रत्येक पदार्थ क्या है? गतिशील है। यानी कि जो भौतिक पदार्थ हैं उनको छोड़कर सारे पदार्थ क्या हैं? गतिशील हैं। धूल कण से लेकर सूर्य पिंड तक प्रत्येक पदार्थ में परिवर्तन जो है वो होता रहता है। प्रकृति में नित्य प्रतिद्वंद के कारण ही परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन ही प्रगति व विकास का आधार है। विकास कर्म के अंतर्गत नए पदार्थों का निर्माण होता है और पुराने पदार्थों का भी विकास होता है। इस प्रकार मार्क्स के द्वंद्ववाद के अंतर्गत विश्व के जैविक अध्ययन के अतिरिक्त जीवन की प्रक्रिया का भी अध्ययन किया जाता है। परिवर्तन मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही होता है। प्रत्येक वस्तु में अंतर विरोध जो है वो निहित होता है। सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों में द्वंद्व जो है होता है। युग चक्रवादी परिकल्पना किसकी है? युग चक्रवादी ओसवाल्ड स्पेंगलर और आर्नोल्ड टाइनबी। स्पेंगलर और टाइनबी ने जो है ये युग चक्रवादी परिकल्पना प्रस्तुत की थी। स्पेंगलर के अनुसार इतिहास उन विविध अलग अलग इकाइयों का अनुक्रम है जिसे हम क्या बोलते हैं? संस्कृति कहते हैं। प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट स्वभाव होता है जिसकी अभिव्यक्ति उसके विकास कर्म के विभिन्न पक्षों में विस्तार से होती है तथा प्रत्येक संस्कृति की एक निश्चित आयु होती है। व्यक्ति की संस्कृति भी विकास तथा परिपक्वता का भोग करने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। पूंजीवाद के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव बताइए। पूंजीवाद के क्या प्रभाव हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रभाव। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन जो है वो बड़े स्तर पर होते हैं। विकास की गति भी क्या है? बढ़ती है। विश्व के देश जो है एक देश के दूसरे देश के क्या होने लगते हैं? निकट आने लगते हैं। पूंजीवादी देशों द्वारा दूसरे देशों में नई मंडियां जो है वो स्थापित की जाती है, नई फैक्ट्रियां, नई कारखाने यानी कि वो लगाए जाते हैं। इसके बहाने श्रमिक वर्ग जो है वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। श्रमिक के आंदोलन अपने देश की सीमाओं को तोड़कर अंतरराष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लेते हैं। इससे श्रमिकों में एकता की भावना का विकास होता है। राष्ट्रवाद के विकास में योग देने वाले कारक कौन कौन से हैं? राष्ट्रवाद में कौन कौन से तत्व योग देते हैं? तो राष्ट्रवाद का मर्यादित रूप किसी भी देश के लिए वरदान रूप होता है। राष्ट्रवाद के विकास में अनेक तत्व सम्मिलित हैं। धर्म की भावना राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करती है। धर्म ने लोगों को एक संस्कृति दी है। अरबों ने मुस्लिम धर्म के आधार पर विशाल भूभाग के निवासियों में एकता उत्पन्न की। संस्कृतियों एवं परंपराओं की एकता भी राष्ट्रवाद के विकास में सहायक होती है। साहित्य व संस्कृति में मनुष्यों के आचार विचार तथा रीति रिवाज होते हैं जो एक समूह के मनुष्यों को एक सूत्र में बांधे रहते हैं। उग्र राष्ट्रवाद एक अभिशाप है, स्पष्ट करो। उग्र राष्ट्रवाद एक अभिशाप है, स्पष्ट करो।
उग्र राष्ट्रवाद विश्व प्रेम का संदेश देने के स्थान पर विश्व युद्ध का कारण बन जाता है। यानी कि उग्र राष्ट्रवाद, यदि आप ज्यादा हिंसक बनोगे तो क्या होगा, विश्व युद्ध होगा। उग्र राष्ट्रवाद से विश्व को खतरा है, उग्र राष्ट्रवाद से विश्व को खतरा है। जब किसी देश में राष्ट्रोन्माद बढ़ जाता है तो उस देश की जनता अन्य राष्ट्रों को हीन दृष्टि से देखने लगती है। यानी कि खुद में उन्माद बढ़ गया, यानी कि घमंड ज्यादा आ गया, तो फिर वो दूसरे देशों को जो है वो हीन दृष्टि से देखने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वैमनस्य की भावना जो है वो बढ़ने लगती है, घृणा जो है होती है अन्य देशों से। विश्व में शांति का वातावरण जो है वो नगण्य हो जाता है, शुद्ध होता है, और उग्र राष्ट्रवाद से समाजवाद को प्रोत्साहन मिलता है। उग्र राष्ट्रवादी भावना जो है वो जातिवाद को भी प्रोत्साहित करती है। यही उग्रता, राष्ट्रोन्माद, विश्व संघ तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग व शांति में बाधक होता है। राज्य के संबंध में कार्ल मार्क्स के विचार लिखिए। मार्क्स के अनुसार राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। एंजल्स इतिहासकार क्या कहता है, राज्य अपने सभी रूपों में एकमात्र शासक वर्ग की संस्था है, एकमात्र शासक वर्ग की संस्था है, और प्रत्येक अवस्था में इसने दलित या शोषित वर्ग को दबाए रखने का ही कार्य किया है। मार्क्स के अनुसार राज्य एक अनावश्यक बुराई होकर चक्की के समान है। राज्य एक अनावश्यक बुराई होकर चक्की के समान है, ऐसी चक्की के समान है जिसमें समस्त सामाजिक जो वर्ग हैं वो पिस जाते हैं। राज्य शोषक वर्ग के हितों की पोषक एक संस्था है, एक पोषक संस्था है। मार्क्स का मानना है कि राज्य किसी भी रूप में हो कष्टप्रद होता है, राज्य जो है वो हानिकारक ही होता है। राज्य की सभी कानूनी संस्थाएं पूंजीपति वर्ग के हितों की पोषक होती हैं। मार्क्स का वर्ग संघर्ष की अवधारणा क्या है, मार्क्स की वर्ग संघर्ष की अवधारणा। मार्क्स ने बताया कि संसार में दो वर्ग हैं, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। वर्ग संघर्ष की अवधारणा पर प्रश्न आता है, छोटा आ भी सकता है। दोनों वर्ग ही, जो दोनों वर्ग हैं, श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग, दोनों वर्ग ही वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। दोनों में जो है वर्ग संघर्ष होता है। इन दोनों वर्गों में क्या होगा, संघर्ष होगा। किस प्रकार से होता है देखते हैं। क्योंकि इन दोनों वर्गों में ही संघर्ष होता है, दोनों वर्ग ही वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि दोनों वर्गों में ही क्या होता है, संघर्ष होता है। और मार्क्स और एंजल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखा है कि स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, अमीर तथा सामान्य जन, भूस्वामी तथा भूदास, श्रेणीपति तथा दस्तकार, संक्षेप में उत्पीड़ित निरंतर एक दूसरे का विरोध करते हैं तथा अनवर्त लुक छिपकर तथा कभी खुलकर संघर्ष चलाते रहे हैं। इस संघर्ष का परिणाम हर बार क्रांतिकारी पुनर्निर्माण हुई या संघर्ष करने वालों के सर्वनाश में हुई। हर बार क्रांति जो है वो क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में हुई या संघर्ष करने वालों के सर्वनाश में हुई। यानी कि इन दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष हुआ तो जो है क्या हुआ, जो है सर्वनाशी हुआ है। इसके बाद में है लेनिन का साम्राज्यवादी सिद्धांत क्या है। लेनिन साम्राज्यवादी इतिहासकार है, इसने साम्राज्यवादी सिद्धांत दिया है। लेनिन का मत है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम मंजिल है। पूंजीवाद की अंतिम मंजिल क्या है, साम्यवाद, साम्राज्यवाद। यह सिद्धांत साम्राज्यवाद की साम्यवादी व्याख्या प्रस्तुत करता है, साम्राज्यवाद की साम्यवादी व्याख्या प्रस्तुत करता है। उसके अनुसार पूंजीवाद जब बहुत विकसित हो जाता है, पूंजीवाद जब बहुत विकसित हो जाता है तब साम्राज्यवाद का रूप धारण कर लेता है, वह एकाधिकारी का रूप धारण कर लेता है तथा वित्तीय पूंजी बैंकों से प्राप्त करता है। वित्तीय पूंजी जो है वो कहां से प्राप्त करता है, बैंकों से प्राप्त करता है। बाजार जो है वो विश्वव्यापी बन जाते हैं, व्यक्ति के स्थान पर देश जो है वो पूंजीपति बन जाते हैं। लेनिन का मत है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की वह अवस्था है जिसमें एकाधिकार व वित्तीय पूंजी सर्वोपरि प्रभाव प्राप्त कर लेती है। पूंजी का निर्यात विशेष महत्व प्राप्त कर लेता है और अंतरराष्ट्रीय ट्रस्ट विश्व का विभाजन कर देता है। साम्राज्यवाद के दोष क्या हैं? साम्राज्यवाद आर्थिक शोषण का पर्यायवाची है, यानी कि इससे आर्थिक शोषण होता है। आधुनिक साम्राज्यवाद का मुख्य ध्येय आर्थिक शोषण करना ही होता है। पहले तो साम्राज्यवादियों ने विजित प्रदेशों की प्रत्यक्ष लूट की, उनका सोना चांदी खनिज बटोर कर ले गए, अपने कारखानों में बना माल इन पर थोपा गया, कच्चा माल सस्ते दामों में लूटा गया, पूंजी लगातार बड़े धनराशि लाभ के रूप में हड़पी गई, अधीन देशों की खेतीबाड़ी तथा कुटीर उद्योग जो है वो नष्ट किए गए। इससे अंतरराष्ट्रीय युद्धों को प्रोत्साहन मिलता है। यह साम्राज्यवादी भावना जातिगत भेदभाव को बढ़ाता है।
सबाल्टर्न व्यवस्था क्या है, ये हमने कल देखा था। सबाल्टर्न अध्ययन व्यवस्था रणजीत गुहा ने दी थी, रणजीत गुहा। सबाल्टर्न व्यवस्था का प्रारंभ जो है वो किसने किया था, रणजीत गुहा ने। इनका मुख्य उद्देश्य दलित वर्ग को जागरूक करना है। दलित वर्ग को जागरूक करने के लिए रणजीत गुहा ने सबाल्टर्न अध्ययन व्यवस्था जो है वो शुरू की थी। इस मत के मानने वाले विद्वानों का कहना है कि परंपरागत इतिहास लेखकों ने दलित वर्ग इतिहास जहां तक भी नहीं लिखा है, इन्होंने मतलब नहीं लिखा है, जितने भी परंपरागत इतिहासकार हैं इन लोगों ने जो है दलित वर्ग के इतिहास के बारे में कुछ नहीं लिखा है। इस वर्ग के इतिहास लेखक कहते हैं, जो जिसने भी इसके बारे में लिखा है वो इतिहास लेखक कहते हैं कि भारतीय समाज को एक समरूप या प्रतियोगी गठबंधनों के जमघट या बने बनाए सामाजिक वर्गों एवं उत्पादन संबंधों के माध्यम से देखने के बजाय कुलीनों एवं दलितों के विभाजन पर आधारित समाज के रूप में देखना चाहिए। कुलीनों एवं दलितों के विभाजन पर आधारित समाज के रूप में देखना चाहिए। समाज में किसानों, मजदूरों तथा कबीलों व दलितों को स्थानीय परंपरा तथा घनिष्ठ पारिवारिक संबंधों के रूप में देखना चाहिए। भेदभाव वगैरह जो है वो नहीं होना चाहिए। उत्तर आधुनिकता क्या है? उत्तर आधुनिकता से तात्पर्य आधुनिकता के पश्चात होने वाले परिवर्तनों से है। जो भी आधुनिकता के बाद में जो परिवर्तन हुए आधुनिकता के बाद, परंतु फ्रांसवा ल्यूहार ने इसे उत्तर आधुनिकवाद के नाम से पुकारा है। उत्तर आधुनिकवाद के नाम से पुकारा है फ्रांसवा ल्यूहार ने। उसने कहा है कि उत्तर आधुनिकतावाद सत्य को जानने के अंतिम आधारों एवं तर्कों के सभी प्रयासों की पकड़ से परे है। उत्तर आधुनिकता ऐसे आश्चर्यपूर्ण वृत्तांतों का संग्रह है जो वर्णनातीत है। उत्तर आधुनिकता एक ऐसे मतवाद या विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है जिसके द्वारा यह अभिज्ञान होता है कि पिछले 3 दशकों से नवीन तकनीकी वृद्धि के कारण विश्व में ऐसे आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उत्तर आधुनिकता के विचारकों का मानना है कि 3 दशक पूर्व की मान्यताएं जो भविष्य में लाभप्रद नहीं हो सकती, उन पर विचार करना रूढ़िवादिता है। समय के अनुसार विचारों में परिवर्तन करते रहना तथा अतीत के साथ सकारात्मक समन्वय बनाए रखना ही उत्तर आधुनिकता है। अब इस उत्तर आधुनिकता में धर्म की क्या स्थिति है? धर्म की अवधारणा में भारी परिवर्तन आया है। धर्म के प्रति कट्टरतावादी दृष्टिकोण कम होता जा रहा है। तार्किकता, वैज्ञानिकता तथा उदारतावादी दृष्टिकोण जो है वो बढ़ता जा रहा है। धार्मिक चिंतन व परंपराओं में रूढ़िवादिता कम होती जा रही है। सभी धर्मों के प्रति आदर भाव व सहिष्णुता में वृद्धि हुई है। इस समय धर्म में एक नवीन दृष्टिकोण पनपा है। सामाजिक संबंधों में भी धार्मिक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। हिगल के द्वंद्ववाद और मार्क्स के द्वंद्ववाद में क्या अंतर है? वर्ग संघर्ष व द्वंद्ववाद के संबंध में हिगल तथा मार्क्स ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, परंतु दोनों की मान्यताओं में काफी अंतर है, जो इस प्रकार है। देखो, हिगल का जो द्वंद्ववाद है वो आदर्शवादी है, मार्क्स का द्वंद्ववाद भौतिकवादी है। हिगल विकास की प्रक्रिया को ईश्वरीय देन मानता है, मार्क्स जो है वो विकास की प्रेरक शक्तियां, मार्क्स के अनुसार विकास की प्रेरक शक्तियां ईश्वरीय हैं। हिगल आर्थिक परिस्थितियों को महत्व नहीं देता है, जबकि मार्क्स तो क्या कहता है, अर्थ ही सभी संगठनों का आधार है। हिगल परिवर्तन का आधार विचारों को मानता है, जबकि मार्क्स जो है भौतिक पदार्थों एवं द्वंद्व को परिवर्तन का आधार मानता है। सामाजिक इतिहास से तात्पर्य एक नए तरीके के संपूर्ण इतिहास से हैं, जो मानव अतीत के सभी आयामों को अधिकाधिक पूर्णता के साथ इतिहास के पृष्ठों में उतारने के लिए प्रयत्नशील है। यह इतिहास महान व्यक्तियों के क्रियाकलापों तक ही सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि सामान्य स्तर के आम आदमी का भी इतिहास लिखना चाहता है। यानी कि सामाजिक इतिहास क्या है? समाज के हर व्यक्ति का इतिहास जो है वो लिखना। खास तौर पर यह ऐतिहासिक स्रोतों से रचनात्मक उपयोग द्वारा तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों की सहायता से अतीत के समाजों की मानसिकता, दिनचर्या, आपसी रिश्तों आदि को अपने इतिहास की विषय वस्तु में जो है सम्मिलित करना चाहता है। समाजशास्त्र के अध्ययन की तुलनात्मक पद्धति क्या है? समाजशास्त्र की तुलनात्मक पद्धति के विषय में अनेक विद्वानों ने जो है अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, और इसी में है रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार तुलनात्मक पद्धति वह है
जिसके द्वारा विभिन्न समाजों में विद्यमान समानताओं का जो है अध्ययन किया जाता है, यानी कि उनकी तुलना की जाती है, विभिन्नताओं का नहीं, है ना। समानताओं की तुलना की जाती है, विभिन्नताओं की नहीं। और थियोडोरसन विद्वान के अनुसार सामान्यतया विभिन्न प्रकार के समूह एवं समाजों का अध्ययन करके निर्दिष्ट व्यवहार के प्रतिमानों में समानता और भिन्नता के लिए उत्तरदायी कारकों का विश्लेषणात्मक रूप से निर्धारण करना है। यानी कि समानता है उनका तो अध्ययन करना, साथ ही साथ भिन्नता जो है वो उसमें किस प्रकार के क्यों है उसका विश्लेषण भी शामिल है। समाजशास्त्र की तुलनात्मक पत्ति का महत्व बतलाइए। तुलनात्मक पत्ति द्वारा समाजों, संस्कृतियों तथा संस्थाओं की वर्तमान काल और भूतकाल के संबंध में तुलना की जाती है, यानी तीनों काल में इसकी तुलना की जाती है। और किस किस की? समाजों, संस्कृतियों और संस्थाओं की। इस पत्ति में प्राकल्पनाओं का निर्माण और उनका परीक्षण किया जाता है, जिससे तथ्यों की सत्यता की परख की जा सके। इस कार्य में यह विधि अति उपयोगी है। परीक्षणों द्वारा प्राय निष्कर्षों से नवीन सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। इस पद्धति द्वारा समाज, संस्था और संस्कृति के परिवर्तन की दिशा को जाना जा सकता है। परिवर्तन की जो दिशा है उसको जाना जा सकता है। यह पद्धति सांख्यिकीय विश्लेषण में भी सहायक है। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं। फॉसबर्ग 1963 फॉसबर्ग ने पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा देते हुए कहा था कि पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील एवं क्रियाशील तंत्र है। एक कार्यशील और क्रियाशील तंत्र है जिसका संगठन एक या अधिक जीवों तथा अनेक प्रभावी पर्यावरण, भौतिक एवं जैविक दोनों से होता है। यह तंत्र सभी प्राणियों एवं भौतिक परिवेश के समग्र योग का प्रतिनिधित्व करता है। इस तंत्र की संरचना जैविक, अजैविक तथा ऊर्जा संघटकों द्वारा होती है। परितंत्र भूतल पर एक स्थानिक इकाई में होता है। इसके संघटकों में अंतरक्रिया होती है। विभिन्न जीवों में पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। इसके नियंत्रक कारकों में अव्यवस्था नहीं होती। इस तंत्र से प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं। यह स्वयं निर्मित होता है। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। वैश्वीकरण के संबंध में अनेक विद्वानों ने परिभाषाएं दी है। थॉमस मैथ्यू की परिभाषा हम देख चुके हैं। वैश्वीकरण परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीमा पार क्रियाओं की वृद्धि तथा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार के संयोग से घटित होती है तथा विश्व स्तर में प्रेषण में जो है सहायक होती है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जो है वो एकीकृत किया जाता है, जोड़ा जाता है, ताकि संपूर्ण विश्व एक ही अर्थव्यवस्था एवं एक ही बाजार के रूप में कार्य कर सके तथा जिसमें सीमा विहीन अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों के लिए व्यक्तियों, पूंजी, तकनीक, माल, सूचना और ज्ञान का पारस्परिक विनिमय जो है वो सुलभ हो सके। वैश्वीकरण की नीति का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है? वैश्वीकरण की नीति का व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ा महत्व है। इस नीति के द्वारा बाजारों का विस्तार होता है। किसका विस्तार होता है? बाजारों का विस्तार होता है। व्यावसायिक संस्थाओं को पूरे विश्व में व्यवसाय करने की छूट मिल जाने से उनको विश्वव्यापी बाजार के जो है लाभ प्राप्त होते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, राष्ट्रीय सीमाएं एवं विनिमय जो है महत्वहीन हो जाते हैं। वैश्वीकरण के कारण व्यावसायिक संस्थाओं का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि इनका उत्पादन जो है बड़े पैमाने पर होता है तथा व्यापारिक क्षेत्र पूरे विश्व में होता है। इससे तकनीकी विकास में सुविधा जो है वो मिलती है। तकनीकी शोध, अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन की नवीन तकनीकों का विकास होता है। वैश्वीकरण के सामाजिक प्रभाव। वैश्वीकरण की नीति से सामाजिक विकास की आधारभूत संरचना के विकास में बहुत योगदान रहता है। विद्युत, सड़कें, रेलें, बंदरगाह, वायु परिवहन, दूरसंचार, औद्योगिक शक्ति के वैकल्पिक स्रोत के क्षेत्र में तीव्र विकास होता है। इससे सामाजिक क्षेत्रों में भारी विनियोग हुआ है। शिक्षा, चिकित्सा, परिवार कल्याण आदि पर भारी राशि विनियोग होने की संभावना है। इससे रोजगार के क्षेत्रों में वृद्धि होने से बेरोजगारी जो है वो दूर होती है। इससे प्रमुख सामाजिक समूह जैसे ग्राहकों, कर्मचारियों, निवेशकों तथा सरकार में आपसी सहयोग बढ़ता है। सामाजिक समस्याएं जैसे गरीबी, बेकारी, बीमारी, अज्ञानता आदि का भी जो है निवारण होता है, कम होती हैं ये। भूमंडलीकरण के कोई 3 दुष्प्रभाव। गलाकाट प्रतिस्पर्धा। भूमंडलीकरण से क्या होता है? इस नीति से व्यवसाय में गलाकाट प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है, जिससे अनेक संस्थाएं समाप्त हो जाती हैं। औद्योगिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव जो है वो पड़ता है और छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनको भी खतरा है।
लघु और कुटीर उद्योगों को खतरा। इस नीति से किसी भी देश में स्थित लघु और कुटीर उद्योगों को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। यदि इन उद्योगों को बड़े उद्योगों के साथ समन्वय करना पड़ता है, यानी उनके साथ मिलना पड़ता है, तो कुटीर उद्योगों के संचालकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो समाप्त हो जाएगी और संरक्षणों की समाप्ति यानी कि संरक्षण भी प्राप्त नहीं होगा इनको। इस नीति से सरकारी संरक्षण से संचालित उद्योग समाप्त हो जाएंगे, जिससे नए तथा अल्प विकसित उद्योगों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। बाजार व्यवस्था के सामाजिक परिणाम लिखिए। बाजार अर्थव्यवस्था के सामाजिक परिणाम। बाजार अर्थव्यवस्था से बाजार का विस्तार होता है। इस व्यवस्था से सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस व्यवस्था के विकसित हो जाने के कारण लोग अपने गांवों को छोड़कर आजीविका की तलाश में धन अर्जन करने हेतु जो है शहरों की ओर प्रस्थान करते हैं। इससे औद्योगिकीकरण जो है बढ़ता है। गांव में भूमि का क्रय विक्रय होने लगता है। वस्तु विनिमय प्रथा की समाप्ति होती है, यानी कि वस्तु विनिमय प्रथा जो थी, एक वस्तु के बदले जो है दूसरी वस्तु खरीदना, वो समाप्त हो जाएगी और जो है बैंक पैसे से जो है कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। पूंजी निर्माण के लिए कोई भी व्यक्ति जो है मुद्रा को बैंक में जमा करके ब्याज कमा सकता है। मुद्रा का विनियोग करके नए नए उद्योगों की स्थापना भी की जा सकती है। बाजार अर्थव्यवस्था में साख व्यवस्था का प्रसार होता है। उद्योगों एवं व्यवसाय में वृद्धि होती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तथा श्रम विभाजन बढ़ता है। श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण क्या है? रॉबर्टसन के अनुसार विशिष्टीकरण एवं श्रम का विभाजन जिसके ऊपर हमारी आर्थिक संरचना आधारित है उस पर असंभव होगी। जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने समय और शक्ति का एक बहुत बड़ा भाग अपने उद्योग की उत्पादन सामग्री एवं अपने लिए आवश्यक उपभोग वस्तुओं को अदल बदल के द्वारा प्राप्त करने में व्यय करना पड़े। बाजार अर्थव्यवस्था में मुद्रा जो है वो पूंजी का ऐसा तरल रूप है जिसे सरलता पूर्वक दूर स्थानों पर विनियोजन हेतु भेजा जा सकता है। इसी संदर्भ में बेनहम ने कहा है कि आधुनिक आर्थिक जीवन जो विशिष्टीकरण पर आधारित है मुद्रा के अभाव में संभव नहीं हो पाएगा। व्यवसाय किसे कहते हैं? जनसाधारण की भाषा में व्यवसाय यानी धंधा या फिर आजीविका, इसमें कोई अंतर नहीं है, परंतु समाजशास्त्र में इन शब्दों का प्रयोग विशिष्ट अर्थों में किया जाता है। व्यवसाय शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए होता है जिसे अपनाने के लिए व्यक्ति को शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करनी पड़ती है। इस अर्जित कुशलता का प्रयोग वह जनता को विशिष्ट सेवाएं देने के लिए करता है। उसकी कुशलता उसका निजी गुण है। धंधा जीवन यापन करने के लिए कृषि, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार एवं नौकरी आदि कोई भी हो सकता है। आजीविका वह कार्य है जो व्यक्ति अपने अंदर की आवाज से उत्प्रेरित होकर और उसे जो कुछ भी मिल जाता है उसी से अपना जीवन यापन करता है। इस कार्य में कुछ सीमा तक सेवा की भावना भी जो है पाई जाती है आजीविका में। परंपरागत और आधुनिक व्यवसाय। परंपरागत व्यवसाय वे व्यवसाय हैं जो अधिकतर धार्मिक और गुरु शिष्य परंपरा से प्रभावित होते हैं। जैसे हिंदुओं में पुरोहित हैं, पंडित हैं, वैद्य हैं, संगीतज्ञ हैं, मूर्तिकार आदि, ये क्या हैं? परंपरागत व्यवसाय है। मुसलमानों में भी ये परंपरागत व्यवसाय देख सकते हैं हम उलेमा, काजी के रूप में। दूसरी ओर आधुनिक व्यवसाय वे होते हैं जिनमें औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण है। व्यवसायी एवं ग्राहक में भी लौकिकता है। औपचारिक प्रमाण पत्र हैं तथा ये स्वभाव से ही लौकिक और वैज्ञानिक हैं, जैसे वकील, डॉक्टर, नर्स, पत्रकार आधुनिक व्यवसाय हैं। भारत में कृषि श्रमिकों की वर्तमान स्थिति। कृषि श्रम में विशेषकर वे लोग सम्मिलित हैं जो पिछड़े वर्ग से हैं। इन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है। जमींदारों से बंधे हुए भूमिहीन श्रमिक, व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र किंतु पूर्णतः औरों के लिए काम करने वाले भूमिहीन श्रमिक, छोटे किसान जिनके पास छोटे छोटे खेत हैं, ये अपना अधिकांश समय औरों के लिए काम करने में लगाते हैं। वे किसान जो आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त जोतों के स्वामी हैं किंतु जिनके 1-2 लड़के या आश्रित अन्य समृद्ध किसानों के यहाँ काम करते हैं। इसमें प्रथम वर्ग के श्रमिकों की स्थिति बहुत कुछ गुलामों या दासों जैसी है। इन्हें बंधुआ श्रमिक भी कहते हैं। किसको? जमींदारों से बंधे हुए जो भूमिहीन श्रमिक हैं, इसको बंधुआ श्रमिक भी बोल सकते हैं। इन्हें मजदूरी पैसे के रूप में नहीं वरन वस्तु के रूप में मिलती है। ये अपने स्वामी के अतिरिक्त अन्यत्र काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इन्हें बेगार भी करनी पड़ती है। कृषक श्रमिकों की आर्थिक हीन दशा के कारण लिखिए। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ आज भी अधिकांश व्यक्ति कृषि तथा कृषि संबंधित कर्म में लीन है।
परंतु उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आर्थिक हीनता के प्रमुख कारण क्या हैं? अधिकांश कृषि श्रमिक दलित वर्ग के हैं, जो सामाजिक दृष्टि से भी उपेक्षित से रहते हैं। उसमें उनमें जो है उच्च वर्ग का सामना करने की क्षमता नहीं है, जो दे देते हैं उसे ही स्वीकार कर लेते हैं। कृषि श्रमिक अशिक्षित तथा असंगठित हैं। मौसमी बेरोजगारी भी इसका साथ देती है। पूरे साल भर इनको काम नहीं मिलता है। अल्प रोजगार व बेकारी जो है इनकी आर्थिक हीनता के लिए प्रमुख कारण है। कृषि श्रमिक सदैव ऋणग्रस्त रहते हैं। भारतीय कृषकों के लिए तो प्राय यह भी कह दिया जाता है कि भारतीय कृषक ऋण में ही पैदा होता है और ऋण में ही मर जाता है। कृषकों की दशा सुधारने के सुझाव। कृषकों की स्थिति सुधारने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। सरकार को भी दृढ़ता से उनकी इस आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नियम बनाने चाहिए। कृषक ही अन्नदाता है, उनको जमींदारों की दासता से मुक्त करना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी कानून तो बना दिया गया, परंतु उस पर सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। भूमिहीन कृषि श्रमिकों को भूमि देना आवश्यक है। मौसम के कारण कृषकों को पूरे वर्ष पर जो है काम नहीं मिलता है। अतः ग्रामोद्योगों को विकसित करना चाहिए। सार्वजनिक निर्माण कार्य करवाना चाहिए। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी रोजगार अधिनियम जो योजना है उसके द्वारा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिलाती है, परंतु इस योजना में भी दिखावा अधिक और वास्तविकता कम है। 20 सूत्री कार्यक्रम में कृषकों की स्थिति सुधारने के लिए क्या प्रावधान है? प्रधानमंत्री ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए कई सुझाव दिए हैं, जो इस प्रकार हैं। क्या क्या सुझाव दिए हैं? कृषि भूमि की अधिकतम सीमा के कानूनों को लागू करना और अतिरिक्त भूमि को जो है भूमिहीनों में तेजी से वितरण करने की कार्यवाही करना तथा भू अभिलेखों को पूर्ण करना। भूमिहीनों व समाज के निर्बल वर्गों को मकान की जगह तेजी से दिलाने का प्रयास करना। बंधुआ श्रम को गैर कानूनी घोषित करना। कृषक ऋणग्रस्तता को समाप्त करना। वर्ण व्यवस्था। अब वर्ण व्यवस्था के बारे में आप जानते ही हो। वर्ण व्यवस्था जो है ये ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है इसमें इसका उल्लेख मिलता है। विश्व की वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति जो है वो सर्वमान्य पुरुष से हुई है, ऐसा माना जाता है। जैसे एक कोई महापुरुष है जिसके मुख से बौद्धिक वर्ण यानी कि ब्राह्मण की उत्पत्ति, सीने से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। प्रारंभ में तो इसमें कोई कठोरता नहीं थी कि यानी कि प्रारंभ में ये जो है कर्म पर आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या आने लगी? कठोरता आने लगी, यानी कि ये जन्म पर आधारित हो गई उत्तर वैदिक काल आते आते। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में क्या अंतर है? तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं। वे धर्म व कर्म पर आधारित होते हैं। प्रारंभ में जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था उसे उसी वर्ण में माना जाता था। वर्ण व्यवस्था का मूल आधार ही क्या था? कर्म था। जबकि जाति व्यवस्था का मूल आधार जन्म था। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था वह उसी जाति का कहलाता था, चाहे वे कर्म कैसा भी करे। धीरे धीरे जाति व्यवस्था में भी कठोरता आने लगी। प्रत्येक जाति ने अपने अपने मूल्य निर्धारित कर लिए। एक जाति में अनेक उपजातियां बन गई। और भारतीय संस्कृति की प्रमुख कोई विशेषता आपको पूछ सकते हैं छोटे प्रश्न में। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। इनकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो सहिष्णुता इसकी प्रमुख विशेषता है। सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में सर्वोत्तम जो है यह है, और सबके प्रति सहिष्णुता बरतना भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता है। भारत ने सभी विदेशियों को आश्रय प्रदान किया, फिर भी अपनी निजी विशिष्टता को बनाए रखा है। भारतीय संस्कृति में समन्वय का गुण भी है। डॉक्टर डार्डवेल ने लिखा है कि भारतीय संस्कृति में समुद्र के समान सोचने की शक्ति है। यह भारत की महान शक्ति है। भारत देश पर ग्रीक, हूण, गुर्जर, मुसलमान, अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, अफगान आदि आए। उन्होंने अपने अपने धर्म का भी प्रचार प्रसार किया, फिर भी भारतीय संस्कृति की विशेषता वैसी की वैसी बनी रही। अन्य संस्कृतियां भी चल रही है। भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। सब में अपने को और अपने में सब को देखने की भावना है। इस समन्वय की शक्ति के कारण ही जो है भारतीय संस्कृति अभी तक जीवित रही है। सामाजिक संरचना में सामाजिक समूहों की क्या भूमिका है, क्या महत्व है? जॉनसन एक इतिहासकार है, समाजशास्त्री भी है। उसने बताया है कि सामाजिक संरचना बहुत सारे छोटे छोटे समूहों का एक वृहद समूह है। समूह सापेक्षिक रूप से स्थिर होता है, जैसे परिवार, नातेदारी व्यवस्था, लघु ग्रामीण समुदाय, जातियों उपजातियों का समूह आदि। समाज के संगठन में छोटे छोटे समूह की भी जो है अलग अलग भूमिका होती है। समूह का निर्माण अलग अलग उद्देश्यों से होता है। समाज संरचना में नियामक मानदंडों का क्या महत्व है? मानदंड विभिन्न प्रकार के नियमों का समूह है जिससे हमारे सामाजिक व्यवहारों का संचालन होता है। इसका निर्माण समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए करता है।
कभी तो मानदंड का निर्माण स्वतः ही धीरे धीरे होने लगता है। कुछ नियामक मानदंड औपचारिक होते हैं तो कुछ अनौपचारिक। छोटे छोटे नियम व दस्तूर से लेकर कानून तक नियामक मानदंड होते हैं। भारत में प्रमुख व्यवसायों की बात करें तो व्यवसाय कौन कौन से हैं? भारत में जो प्रतिष्ठित व्यवसाय हैं भारतीय समाज में वो 8 हैं, इनकी संख्या 8 है। चिकित्सा व्यवसाय, कानूनी व्यवसाय, शैक्षिक व्यवसाय, वैज्ञानिक व्यवसाय, इंजीनियरिंग व्यवसाय, प्रबंधकीय व्यवसाय, समाज सेवा व्यवसाय और पत्रकारिता व्यवसाय। केवल समाज सेवा कार्य और प्रबंधक का जो व्यवसाय है ये 20वीं शताब्दी की देन है और आजादी के बाद नए व्यवसायों का विकास हुआ, जैसे सेक्रेटेरियल व्यवसाय, होटल प्रबंधक व्यवसाय, टूरिज्म और टूरिज्म जो है ये आपके जो यात्री आते हैं बाहर वाले, टूरिज्म व्यवसाय, व्यवसाय तकनीकी, मार्केटिंग, विज्ञापन, मॉडलिंग आदि जो व्यवसाय हैं ये आजादी के बाद जो है विकसित हुए हैं। आजकल प्रदर्शन प्रधान कलाओं का भी व्यवसायीकरण हो रहा है। सिने कलाकारों, लेखकों और साहित्यकारों, फोटोग्राफर आदि जो व्यवसाय हैं ये भी व्यवसाय की श्रेणी में स्वीकार कर लिए गए हैं। टीवी कलाकारों का भी एक उदीयमान व्यवसाय है। कृषि कर्म भारत का भी एक क्या है परंपरागत व्यवसाय है। पुरुषार्थ पुरुषार्थ आप जानते ही हो, भारत हिंदू संस्कृति के अनुसार 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को दिन रात जो है कठिन श्रम करना पड़ता है। धर्म व अर्थ के सिद्धांत को साथ साथ निभाना ही जीवन की श्रेष्ठता है। अगर व्यक्ति धर्म के साथ अपने कर्तव्यों का उचित निर्वाह करता है तो सामाजिक व पारिवारिक जीवन सुखी रहता है। धन प्राप्ति जीवन का मुख्य लक्ष्य नहीं वरन एक साधन मात्र है। धार्मिक क्रियाओं हेतु धर्म अर्थ आवश्यक है, धार्मिक क्रियाओं हेतु अर्थ आवश्यक है तथा जीवन यात्रा के सम्यक संचालन हेतु अर्थ आवश्यक है। काम जैविक आवश्यकता है, जीवन का आनंद है। तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति के पश्चात मोक्ष प्राप्त होता है। वर्तमान में युवा पीढ़ी धर्म से विलग होकर केवल अर्थ व काम की प्राप्ति का ही चिंतन करती है, अतः सामाजिक संरचना व सामाजिक मूल्यों का भी ह्रास होता जा रहा है। इसके अलावा कर्म और पुनर्जन्म आपने पढ़े होंगे। भारतीय समाज और हिंदू संस्कृति कर्म और पुनर्जन्म में क्या करती है? सबसे अधिक विश्वास करती है। गीता में पुनर्जन्म के संबंध में स्पष्ट उल्लेख है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्यश्च। विरक्ति का संदेश यहाँ किसी को नहीं दिया जाता। यहाँ साधु महात्मा आदि यही संदेश देते हैं कि संसार में जीवन व मृत्यु का चक्र सदैव चलता रहता है। जो प्राणी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। कहा जाता है कि शुभ कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अशुभ कर्म करने से नरक की प्राप्ति होती है। सदकर्म और कुकर्म ही जीवन के मुख्य आधार स्तंभ है। भारतीय संस्कृति में कर्म करने की प्रेरणा ही व्यक्ति को समाज, परिवार व राष्ट्र के प्रति सदकर्म करने की प्रेरणा देती है। पुनर्जन्म की भावना के कारण ही व्यक्ति सदकर्मों की ओर प्रवृत्त होता है। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है ये सदकर्मों को जन्म देती है, अच्छे कर्मों को जन्म देती है। भारतीय संस्कृति की आश्रम जो व्यवस्था है ये भी आपने पढ़ी होगी। हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था का जो है ये आश्रम व्यवस्था मुख्य आधार रही है। डॉक्टर पी.एन. प्रभु के अनुसार हिंदुओं के द्वारा सोची और नियोजित की गई आश्रम व्यवस्था विश्व के सामाजिक विचारों के संपूर्ण इतिहास में अपूर्व देन है। मानव के संपूर्ण जीवन तथा उससे संबंधित समस्त कार्यों को आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ले लिया है। एक हिंदू को अपने जीवन में आश्रम व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ता है, एक हिंदू को। और आश्रम व्यवस्था में जीवन जो काल है इस जीवन काल को 100 वर्ष का मानकर 25 वर्ष की अवधि के 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम जो है वो निर्धारित किए गए थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति अध्ययन करता है, गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति जो है यानी कि गृहस्थ जो है वो जीवन भोगता था और 50 से 75 वर्ष की अवधि में संसार से मोह त्याग कर वानप्रस्थ वन की ओर गमन करता था। तपस्या यात्रा जो है इसमें अपना जीवन व्यतीत करता था और अंतिम अवस्था में व्यक्ति सांसारिक मोह त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करता था। संयुक्त परिवार प्रथा आपको पता ही है। भारतीय हिंदू समाज व्यवस्था में संयुक्त परिवार व्यवस्था का बहुत ही महत्व है, यानी कि जिसमें एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं वो संयुक्त परिवार प्रथा, यानी कि माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादी बाबा आदि एक ही रसोई में खाना खाते हैं, प्रेम और सम्मान के साथ रहते हैं। सभी सदस्य व्यक्तिगत स्वार्थों का त्याग करके परिवार के हित के लिए काम करते थे। इस व्यवस्था में हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल अच्छी तरह से हो जाती थी।
इस प्रकार आज के सीरीज में हमने महत्वपूर्ण लघुतरात्मक प्रश्नों को देख लिया है। आपके एमए प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो है 5 प्रश्न आने वाले हैं लघुतरात्मक प्रश्न, जिसके आंसर आपको जो है 50 वर्ड में देने हैं। यानी कि ये अथवा में आने वाले आंसर, तो 5 प्रश्न आप जो है कोई भी चूज कर सकते हैं। इस सीरीज से आपको वो प्रश्न जरूर मिल जाएंगे, ऐसी आशा है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद।